यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है ना। हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करें, किसकी बात करेंगे? हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान 2022 के मॉडल पेपर की बात करेंगे, सेट नंबर 824 बीपी, ठीक है ना। अब देखिए इस मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे, आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं करने के लिए, और आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार चैनल को दबाकर शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपकी जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके मोबाइल पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। इसमें कुछ कॉपी के बारे में आपको बता देते हैं। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर आपको अंकों में डालना है और यहाँ पर आपको शब्दों में डालना है, ठीक। उसके बाद विषय आपको डाल देना है विज्ञान, और यहाँ पर सेटो नहीं डालना है आपको, ठीक। और यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक डाल देना है, ठीक। चलिए मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं। ये देखिए टोटल आपका क्या है, मॉडल पेपर है, विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है ना, 2022 बीपी, ठीक है ना, 24 बीपी। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं, इसलिए हमें मॉडल पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने क्वेश्चन आएंगे सारी चीज़ों को आपको इसी में ही डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि 2023 में आपका पैटर्न बदला हुआ था, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं था। एक बदलाव था कि उसमें आपके जो बहुविकल्पी वाले प्रश्न इसे इसमें 5-5 करके आते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, उसमें क्या कर दिया, एक ही जगह आपको 20 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। तीनों सब्जेक्ट्स में मिला करके आपको वहाँ से शुरू में ही 20 प्रश्न आपको करने हैं, किसमें आपको दे दिए जाएगी एक OMR सीट। उस OMR सीट से आपको उसमें आंसर आपको गोला करना होगा, और कुछ नहीं। जो परिवर्तन है और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अगर मान लीजिए कोई गोली दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगी? देखिए जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। मतलब अगर 30 सेंटीमीटर ये है, मतलब फोकस दूरी दुगना होगी, यानी 2f के बराबर ये आपका क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये एक f निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर आपका आएगा। मतलब कहने का मतलब कि 2f बराबर क्या होता है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि c वक्रता त्रिज्या, यानी कि r यहाँ पर ले लीजिए वक्रता त्रिज्या r। तो यहाँ पर अगर एक f निकालेंगे तो 15r, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, यानी अब बराबर कितना आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है ना। किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं तो क्या होगा? अगर हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हम देखिए यह तो कैसे आएगा, ये जब आप नियम पढ़ेंगे तभी। नियम पढ़ेंगे, आप क्या ले लीजिए, एक उत्तल लेंस लीजिए, उत्तल लेंस के सामने क्या रखिए, एक अलग अलग करके एक फोकस दूरी पर रखिए। यानी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको अगर रूल याद है तो आप रूल से भी कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि यदि वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखते हैं, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। जब आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो आपको वहां प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, किलोवाट घंटा, ठीक। विद्युत धारा का मापन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? विद्युत धारा का मापन जान लीजिए। अगर धारा का मापन करना होगा वोल्ट मीटर से, वोल्टेज का मापन करना होगा तो ध्यान दीजिएगा वोल्टेज का वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है।
यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -30 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v आपको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना। चलिए सारे मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/-1/30 बराबर 1/v माइनस 1/15। इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, या आप क्या करिए 1/15 माइनस 1/30 यानी कि 2 माइनस 1/30 यानी कि 1/30 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे सीधा आभासी बड़ा बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 के क की बात करेंगे। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, किससे, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को क्या कर रहा है, जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म को एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है रंगों का मिश्रण। अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर आपको एक सूत्र होता है बिब्जियोर या बैनियाह पिनाला, आप इसको याद कर सकते हैं, बैनियाह पिनाला। ठीक है ना। तो 7 रंगों कौन कौन से होंगे आप हिंदी में याद कर सकते हैं, बैनियाह पिनाला यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है ना, नारंगी और लाल, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सारे कलर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अंग्रेजी में हम इसी को क्या कहते हैं, बिब्जियोर। अगर आप इंग्लिश में आप कर सकते हैं तो इसको आप याद कर लीजिए, जिसे आप क्या कहते हैं, इसको बिब्जियोर कहते हैं, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना, आप भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। अगला देखें क्या है, श्वेत प्रकाश की क्या करा है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों की एक क्रम होता है जो प्रकार के है, जो इस प्रकार है नीचे से ऊपर की ओर। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, इन रंगों के क्रम को याद रखने के लिए शब्द बिब्जियोर को याद रखें, जो इस प्रकार के अंग्रेजी भाषा को पहले अक्षर से बना है। परिक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। मतलब अगर इसका हम अपवर्तन निकालेंगे तो इसका जो रंग का है अलग अलग होगा। ठीक है ना। प्रकाश बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक था, लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। इसी कारण बैगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर प्राप्त होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ग की बात करेंगे। विद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा और उसके मात्रक लिखिए। तो चलिए विद्युत विभव की बात करेंगे। अनंत से एकांक आवेश को क्या कर रहा है, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की बात करेंगे। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, दूरदृष्टि क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण भी बनाइए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु में तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर दूरदृष्टि की बात आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर जो आपके लिए कहा है कि पहला देखिए, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए,
पहला काम तो ये आपको करना है। दूसरा काम, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। ये आपकी दो कंडीशन हो सकती है। चलिए, इस दृष्टि दोष से वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 2.5 सेंटीमीटर का स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना F पर न बनकर रेटिना के पीछे A पर बनता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 3 के ख की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन का आपको कर लेना है। एक तार की सिरों पर 1.5 वोल्ट की विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो कुल मिलाकर V दिया है 1.5 वोल्ट, I यानी V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट 0.5 एम्पियर, तार की लंबाई L बराबर 3 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। प्रतिरोधकता आपको रो निकालनी है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R = V/I। R का मान निकाल लेंगे तो सूत्र क्या होता है, रो = RA/L। R का मान रख देना है, A का मान रख देना है और नीचे L का मान रख देना है। ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 × 10⁻6 मोम मीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दो बल्ब जिसमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो विद्युत मेंस की अगर देखिए, अगर श्रेणी की बात करें तो कोई परिपथ आपको ऐसे जुड़ेगा। ठीक, अगर दो है तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको श्रेणी बनेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका श्रेणी हो जाएगा। अगर समांतर की बात करें तो एक आपको यहाँ जोड़ देना है, एक यहाँ जोड़ देना है। ठीक, ऐसे आपको इस तरीके से आपको क्या बनेगा, समांतर बनेगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपको समांतर क्रम बनने वाला है। तो समझ में आया, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उसका मूल्य प्रतिरोध तथा उसमें ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, थोड़ा एक हम निकालेंगे, एक आपको करना है। ठीक है ना। तो प्रथम वैद्युत बल्ब में R1 बराबर R2 यानी कि द्वितीय वैद्युत यानी कि प्रतिरोध R1, द्वितीय में कितना R2। तो जानते हैं कि R बराबर V²/P यानी कि R1 का मान कितना हो जाएगा 220 × 220/100 यानी कि R1 का मान 484 ओम। R2 का मान इसी तरीके से निकालेंगे 224/20 यानी कितना ओम आपका हो जाएगा। R1 और R2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, इसका निकालेंगे मान, टोटल कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो निकलेगा मान इसका यानी कि I = V/R से कितना निकल जाएगा करंट। इसमें देखिए जो प्रतिरोध निकलेगा 605/2 आपका आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ से करंट का मान निकालेंगे, I = 0.727 एम्पियर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है ना। कार्बन परमाणु की संयोजकता है 4, कितनी होती है 4। सभी लोग जानते हैं कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कहीं पर कार्बन रहेगा उसके 4 संयोजकता आपको दिखेगी, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है, Ca3PO4 रासायनिक समीकरण देखेंगे तो BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय बराबर, जब क्रिया करेगा तो BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जलीय। ये कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण की अभिक्रिया है। ठीक है ना। चलिए 6 के क की बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों का ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। तो इस जो अभिक्रिया Cu प्लस जलीय प्लस Zn ठोस, यहाँ पे क्या बनेगा Cu ठोस प्लस Zn जलीय बनेगा। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीकारक पदार्थ है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, और Zn अपचायक पदार्थ है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है वह अपचायक होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक होता है। ठीक, अगला देखेंगे, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ठीक है ना। कास्टिक सोडा के उपयोग क्या है, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, ध्यान दीजिएगा, शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में। ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के
लाभ, गुण, विशेषताएं, उपयोगिताओं में निम्नलिखित हैं। ठीक है ना। तत्वों के गुण के अध्ययन में सुविधा। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया, चूँकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। अतः किसी समूह के किसी एक तत्व से अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्व गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान, मतलब जैसे आप कोई समूह है, अगर उस समूह के आप एक तत्व के गुण को जानते हैं तो उसके सारे तत्वों के समूह के गुणों का एक मतलब कि एक जैसा ही गुण आपको देखने को मिलेगा। तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता। तो सन 1869 में पहले बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता है। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्व के गुणों के समान है। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार से 7 तथा बोरान के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए। इससे मेंडलीव के निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं है बल्कि 9.4 है। इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि बेरिलियम परमाणु भार लगभग 9 है। इसी प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 के क की बात करें। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। तो HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक। और CH3 CCH3 CH2 CH CH3 CH। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन की 4 संख्या दिखेगी, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ, 4, सब में आपको 4 दिखेगी। 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। संख्या नंबर 7 के ख की बात करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशील की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सहायता श्रेणी कहते हैं। उपयोग की बात करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी को की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता तुलना की जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों की पूर्ण कीजिए। तो इन समीकरणों को आपको पूर्ण करना है। CH3 COOH प्लस NaOH क्रिया करके क्या बनाएगा? CH3 COON प्लस H2O। C2H5OH Na क्रिया करके क्या बनाएगा? यहाँ पर 2C2H5ONa प्लस H2 आपका बनाएगा। ठीक है ना। अभी अगली अभिक्रिया देखेंगे। CH3 COOH प्लस C2H5OH, यहाँ क्रिया करके क्या बनाएगा? CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है ना। C2H5OH प्लस 2O क्रिया करके क्या बनाएगा? CH3 COOH प्लस H2O आपका बनाएगा। C2H5OH प्लस H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा? C2H5HSO4 प्लस H2 आपका बनाएगा। ठीक। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? मनी प्लांट। ठीक है ना। चलिए 10 के क की बात करेंगे। डायाफ्राम क्या है? यह कहाँ पाया जाता है? ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। यानी डायाफ्राम क्या है, वहाँ कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के फुसफुसीय श्वसन तंत्र होता है। क्या होता है? एक फुसफुसीय श्वसन तंत्र होता है। अतः प्रकाश श्वसनांग 2 फेफड़े होते हैं। इसकी कक्षीय पिंजर में अंदर स्थित के कारण अनेक सहायक अंग भी महत्वपूर्ण हैं जो निम्नलिखित है। नासिक एवं नासा मार्ग। चेहरे पर नासिका बाहर और भ्रम नासा। देखिए आपको थोड़ा क्वेश्चन कर लेना है, बायो का है। ठीक है ना। चलिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन को उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है ना। पुनर्जनन को उदाहरण देकर समझाइए। तो पुनर्भवन स्पंज, हाइड्रो आदि जीवों को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेते हैं। इसी प्रकार केचुआ, सितारा, मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। पुनरुद्भवन के गुण के कारण हाइड्रो की 1 से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
विषमपोषी पोषण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी पुष्प के पुंकेसर के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। इसको आपको कर लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। और किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विक्काणु और सौर ऊर्जा। विक्काणु क्या होता है, चलिए इसको समझाते हैं आपको। नेफ्रॉन विक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक विक्काणु रुधिर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रुधिर को श्यानता तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। रुधिरनल धमनी में बहुत उच्च दाब, देखिए थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वृक्काणु क्या होता है आप अपनी किताब से थोड़ा छांट कर लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सौर ऊर्जा को भी छांट कर आपको लिख, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर की बात करेंगे तो एक आवृतबीजी पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इसको अभी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका टोटल मॉडल पेपर के क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।